और पूछा मैंने, दो दो बार यूपीएससी में पूछ चुका है वही शॉर्ट नोट। और वो जो शॉर्ट नोट बच्चा पढ़ता है, जैसे तुम देखते हो कि भाई सर इतना डेप्थ में क्यों कराते हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे तुम। अगर सुपरफिशियली पढ़ोगे जैन और माथुर टाइप तो यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि पूरा सिलेबस कवर करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं कर। अब तुम ही बताओ, उसमें पूछा है स्टेटमेंट कि पेरिस शांति संस्थापकों को जिस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सामना करना पड़ा था वो इतिहास की क्रूर यथार्थताओं में शक्ति संतुलन के अस्थायी पुनर्वितरण का परिणाम था। बच्चे पढ़ा, हिंदी में नहीं समझ में आया, अंग्रेजी में पढ़ा, फिर अंग्रेजी से हिंदी में पढ़ा, प्रणाम करके हट गया कि भाई छोड़ो हम नहीं जानते अस्थायी पुनर्वितरण क्या होता। पेरिस शांति संस्थापकों को जिस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सामना करना पड़ा था वो इतिहास की क्रूर यथार्थताओं में पेरिस शांति सम्मेलन को जिस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सामना करना पड़ा था वो इतिहास की क्रूर यथार्थताओं में शक्ति संतुलन के अस्थायी टेम्पररी बैलेंस ऑफ पावर अस्थायी पुनर्वितरण का परिणाम था। मतलब ये क्वेश्चन का डिमांड, ये संस्थापक जब काम कर रहे थे तो फ्लैशबैक में गए कि हम यहां क्यों आए। तो उनको पता चला हम इसलिए आए क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गया। क्यों वर्ल्ड वॉर हुआ? तो शक्ति संतुलन बिगड़ गया था। क्यों शक्ति संतुलन बिगड़ गया? तो एकीकरण के बाद जर्मनी बहुत ताकतवर हो गया था। तो जर्मनी ताकतवर हो गया था तो हमने क्या किया? तो हमने संधि प्रणाली के माध्यम से यानी शक्ति संतुलन के अस्थायी पुनर्वितरण कर, अस्थायी पुनर्वितरण का मतलब है कि कुछ यूरोपीय राष्ट्रों के बीच गठबंधन बनाकर हमने जर्मनी को संतुलित करना चाहा था। क्या वॉर रुक गया? नहीं, वॉर नहीं रुका। तो क्यों नहीं रुका? तो ये शक्ति संतुलन का अस्थायी पुनर्वितरण था। अस्थायी पुनर्वितरण कभी वॉर नहीं रोक सकता और न कभी समस्या का समाधान ढूंढ सकता। जैसे आपने अस्थायी पुनर्वितरण किया था तो आपने ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का गठबंधन बनाया था ना। कहां गया रूस? क्या हुआ रूस का? रूस वर्ल्ड वॉर में रहा। इसलिए आए क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गया। क्यों वर्ल्ड वॉर हुआ? तो शक्ति संतुलन बिगड़ गया था। क्यों शक्ति संतुलन बिगड़ गया? तो एकीकरण के बाद जर्मनी बहुत ताकतवर हो गया था। तो जर्मनी ताकतवर हो गया था तो हमने क्या किया? तो हमने संधि प्रणाली के माध्यम से यानी शक्ति संतुलन के अस्थायी पुनर्वितरण कर, अस्थायी पुनर्वितरण का मतलब है कि कुछ यूरोपीय राष्ट्रों के बीच गठबंधन बनाकर हमने जर्मनी को संतुलित करना चाहा था। क्या वॉर रुक गया? नहीं, वॉर नहीं रुका। तो क्यों नहीं रुका? तो ये शक्ति संतुलन का अस्थायी पुनर्वितरण था। अस्थायी पुनर्वितरण कभी वॉर नहीं रोक सकता और न कभी समस्या का समाधान ढूंढ सकता। जैसे आपने अस्थायी पुनर्वितरण किया था तो आपने ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का गठबंधन बनाया था ना। कहां गया रूस? क्या हुआ रूस का? रूस वर्ल्ड वॉर में रहा। तो इसका मतलब अस्थायी पुनर्वितरण कारगर नहीं है, कभी कोई गठबंधन टूट सकता है। तो उपाय क्या है? उपाय है कि हम अस्थायी पुनर्वितरण कर दे। अस्थायी पुनर्वितरण में क्या करना होगा? तो जर्मनी के आकार को थोड़ा छोटा करना होगा और उसके पड़ोसी राष्ट्र के आकार को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसमें विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम का क्या होगा? क्योंकि विल्सन महोदय तो आदर्श वाच रहे हैं कि आत्मनिर्णय का अधिकार मिले, तो भार में जाए विल्सन का 14 सूत्री कार्यक्रम। हमें यूरोप को बचाना है। मेरी बात तुम लोगों तक पहुंच गई कि नहीं? ये बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए दिमाग, अगर तुम लोग पहले से इतनी क्लियर अगर नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में होते आते तो यहाँ इस पार्ट को हम नहीं समझा पाते। इसमें क्या होता, या तो हम टॉपिक को कारण परिणाम करके निकाल के ले जाते, हाँ बच्चों देखिए आप लोगों का वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त है, एक बड़ा ओजस्वी भाषण देते क्लास से निकल जाते, तुम लोगों का भविष्य अंधकार में, जो प्राय होता है कोचिंग संस्थान। हम क्यों इस तुम्हारी बात पर रिएक्ट किया? इसलिए रिएक्ट किया कि अरे बेवकूफ, तुमको जो क्वालिटी दी जा रही है ये क्वालिटी तो लोग सोच नहीं सकता। तुमको शिक्षक पढ़ाएगा क्या? शिक्षक को पहले आएगा खुद? शिक्षक पहले इतना खुद क्लियर है? इसके लिए बहुत त्याग तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मंथन करना पड़ता है, तब जाके आइडिया आ जाता है। यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन पहले बाजार के शिक्षक हल कर सकते? नहीं हल कर सकते, नहीं हल कर सकते। मैं ब्रॉड डे लाइट में कहता हूं नहीं हल कर सकते। इसके लिए बहुत इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। ऑप्शनल पेपर डील करना सहज नहीं है। ऑप्शनल क्या, जीएस पेपर भी, हिस्ट्री का क्वेश्चन कम से कम जीएस का डील करना मुश्किल है। तुम देखो ना कैसे डील करना है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यूनान, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विपरीत, आपका कल्चर का क्वेश्चन है कि यूनान, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विपरीत भारतीय संस्कृति
मैंने यूनान, मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृति के विरुद्ध भारतीय संस्कृति अविच्छिन्न रूप में चलती रही। ये तो क्वेश्चन समझेगा ही नहीं भी मेसोपोटामिया में कैसे विच्छिन्न हो गई और मिस्र में कैसे विच्छिन्न हो गई, यूनान में कैसे विच्छिन्न हो गई। यूनान में आपकी जो संस्कृति चली आ रही थी, क्लासिकल संस्कृति जो ग्रीक और रोमन चली रही थी, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देखा, वो विच्छिन्न हो गई क्योंकि जब ईसाइयत आई तो ईसाई धर्म ने क्लासिकल संस्कृति को दबा दिया था। वो दोबारा फिर पुनर्जीवित हुआ पुनर्जागरण के समय। मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी उसको इस्लामीकरण हो गया। मेसोपोटामिया को इस्लाम ने जीत लिया, तो आज इसको तुम इराक देखते हो, पूरा तरह से इस्लामीकरण उसका हो गया। मिस्र जो था, मिस्र को इस्लाम ने जीत लिया, तो मिस्र की संस्कृति दब गई, उसका इस्लामीकरण हो गया। और फिर वहां के लोगों ने अपनी संस्कृति के बारे में जाना 19वीं सदी में पुनर्न्वेषण करके। भारत की संस्कृति अविच्छिन्न रूप में चलती रही क्योंकि भारत में जो प्राचीन संस्कृति थी वह उस समय वैदिक ऋचाओं का गान होता था। उस समय आपका पोर्टो शिवा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो देवता देवियां थी वो चलती रह गई, भले ही सभ्यता जो भी विनष्ट हो गई हो। और जब वैदिक ऋचाओं है वो 5000 वर्ष के बाद भी चलती रह गई। मध्यकाल में इस्लाम ने भारत को जीता, लेकिन इस्लाम धर्मांतरण नहीं करा पाया व्यापक तौर पर। एक तरफ मस्जिद में अजान दिए जाते रहे, उधर मंदिर में घंटे बजते रहे, यहाँ पर उस कल्चर को बदला नहीं जा सका। तो इतनी दूर से बांधने के लिए जीएस वाले में भी तो चैलेंज है क्या? हाँ, ये तो अब चले, अब तो मान लो मिस्र मेसोपोटामिया वाले भी तो 19वीं सदी के बाद जान गए, तो कुछ कुछ चीजों तो वो लोग भी अपना कंटिन्यू कर रहे हैं ना। लेकिन 19वीं सदी तक जब तक दोबारा नहीं जाना था तो उस जनरेशन को भी पता नहीं था ना कि हमारी ऐसी संस्कृति है। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग हमेशा जानते रहे कि हमारी संस्कृति है। आज भी जो पंडित जी आपके घर में जो मंत्र पढ़ाते हैं तो उसमें वो कहेंगे अरिष्ट नेमी, और वही सब ऋषि का नाम लेंगे जो वैदिक ऋषि है। समझ सकते हो कि 2000 वर्ष तो इधर हो गया, उधर मतलब समझ सकते हो कि मतलब 4000 वर्ष पहले के ऋषि लोगों का नाम आज भी आपके घर में मंदिर और मूर्ति उसमें उसको उच्चरित किया जाता है। तो कल्चर में तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर कल्चर में कौन सी पुस्तक पढ़ूं, तो मैं कहता हूं, जैसे नॉन हिस्ट्री का बच्चा, तो मैं कहता हूं कुछ नहीं पढ़ो। कुछ नहीं पढ़ो सर मतलब हम कहते हैं संतोष कर जाओ, क्योंकि बहुत एनर्जी लगाओगे वहां सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए छोड़ दो, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, जो मन में आए लिख देना, पढ़ोगे भी तो अभी वही लिखोगे। अब इतना चीज उसको मैं क्या कहूं पढ़ने के लिए? मैं कहूं कि एल बैसम अद्भुत भारत पढ़ो और इसका ये पढ़ो और पूरा एंशिएंट का कल्चर पढ़ लो, तो कहेगा कि सर इतने के बाद रिटर्न क्या है? तो रिटर्न तो वही होगा, तुमको 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। तो वहां पर तुम लोग एडवांटेजेस पोजीशन में आ जाओगे ना, क्योंकि तुम ही लोग लिख सकोगे। अब इसमें एक दिलचस्प तथ्य और है, मेंटली अलर्ट हो तुम लोग। दिलचस्प तथ्य यह है कि आपने बना दिया बहुराष्ट्र, वादा करके चले थे आत्मनिर्णय का अधिकार का, लेकिन आपके मन में आ गई बेईमानी और आपने बना दिया बहुराष्ट्र। तो बहुराष्ट्र बना दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो जब आपको बहुराष्ट्र ही बनाना था तो आपने हैसवर्ग समाज को तोड़ा क्यों? अरे कम से कम 500 वर्ष तक उसको चलाने की कैपेसिटी तो थी, उसको तजुर्बा तो था। और आपने जो नए नए बहुराष्ट्र तोड़ के फिर बहुराष्ट्र बनाया, कई कई जनसंख्या को मिक्सअप कर दिया। वो तो संयोग ऐसा हुआ कि 1919 में ये आपका 1920 तक ये बना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में इसको सोवियत रशिया जीत लेगा स्टालिन, और पूर्वी यूरोप में जबरन ऊपर से साम्यवाद स्थापित कर देगा सोवियत रशिया। तो ये अपने पांव पर चला 25 वर्ष, और 25 वर्ष कहां चला? बीच में हिटलर ने जीत लिया, 43, 44, 42, 43 में हिटलर ने जीत लिया। तो अपने पांव पर ये चला 22 वर्ष, जैसे तैसे हिटलर ने जीता, हिटलर के बाद रशिया ने जीता, ऊपर से साम्यवाद स्थापित कर दिया। लेकिन जब 91 में दुनिया में साम्यवाद का ढांचा जिस समय ढीला पड़ा, उसमें यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया विघटित हो गए, क्योंकि बहुराष्ट्रीय था, फिर नहीं बनी। वहां पर नस्वादी संघर्ष शुरू हो गए यूरोप में 92-93 में। हम लोग के लिए करंट अफेयर था। तो एरिक हॉब्सबॉम हुआ करते थे, जो 2012 में गुजर गए, ब्रिटिश हिस्टोरियन, कई बार मैंने उनका नाम कोट किया होगा, मार्क्स हिस्टोरियन। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि ये पेरिस शांति सम्मेलन का अध पका चिकन था जो दोबारा पकने आया है। तो ये बात आई कि नहीं? मैंने उनका ये कहना था कि पेरिस शांति सम्मेलन अगर ईमानदारी बढ़ती होती, समझ रहे हो कि नहीं? पेरिस शांति सम्मेलन अगर ईमानदारी बढ़ती होती तो ये नौबत नहीं आती।
बात तुम तक पहुंच जाएगी कि नहीं? अगर तुम कहा जाएगा पेरिस शांति, एक तो वहां पर तुमने बेईमानी देखी। अब यही बात अगर तुम लिख देते तो वो इस कोटेशन का उत्तर हो जाता जो मैंने बताया है कि पेरिस शांति संस्थापकों को जिस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सामना करना पड़ा था वो इतिहास की कुल यथार्थताओं में शक्ति संतुलन के अस्थायी पुनर्वितरण का परिणाम था। समझ, मैं नोट भी करवा दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक और बेईमानी हुई है, तुम मेंटली अलर्ट हो। तो रसिया को देखो तो